हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों, आज हम हाजिर हुआ हूँ आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। और ये सेशन है आपके लिए क्लास 10th का जो मॉडल पेपर है सन 2023 का, उसको आज हम इस सेशन के अंतर्गत सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप लोग ये उम्मीद लगा सकते हैं कि ये सेशन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। तो इस तरह से ये आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और हमारी एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए। इससे जितने भी मैं वीडियो को इस चैनल पर अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। उसके बाद दोस्तों, जो सन 2023 का जो मॉडल पेपर है, जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हुआ है। आप सबको पता है क्या चेंज हुआ है। इसमें जो हिंदी का पेपर है, इसमें आपका पेपर दो खंड में विभक्त है, एक खंड आ में और एक खंड बा में। तो जो आपका खंड आ रहेगा उसमें जो 1 से लेकर 20 नंबर तक क्वेश्चन रहेगा, ये आपका क्वेश्चन रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न। कैसे रहेगा? बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। और इसके बाद जो खंड बा रहेगा वो आपका रहेगा 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। कैसे रहेगा? वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। तो आइए, कुछ यहाँ पर निर्देश दिया रहेगा, आइए उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। निर्देश में पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? इसमें है कि आपको प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न को पढ़ने के लिए दिया जाएगा, है ना। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है 3 घंटे 15 मिनट का है, और इसमें से आपको 15 मिनट पढ़ने का रहेगा और 3 घंटे लिखने के लिए रहेगा। पूर्णांक कितने का है? 70 का रहेगा। अभी हम लोग बात कर चुके हैं क्या कि आपका प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। और जो खंड आ रहेगा इसमें 20 अंक का रहेगा, बहुविकल्पी रहेगा। और खंड बा जो रहेगा 50 अंक लिखने का रहेगा, वर्णनात्मक रहेगा। इसके अलावा जो आपका प्रश्न रहेगा, प्रत्येक प्रश्न के सामने क्या रहेगा? अंक लिखा रहेगा, है ना। तो ये आपके 5 पॉइंट थे निर्देश के अंतर्गत। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं अपने इस मॉडल पेपर को। तो खंड आ क्या रहेगा? बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है, और इसके लिए आपको मिलेगा 1 नंबर। कितना मिलेगा? 1 नंबर। तो इसमें से आपको सही कथन छांटना है। पहला क्या है कि अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। सेकंड क्या है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ख्याति प्राप्त कहानीकार हैं। तीसरा कथन क्या है कि त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। और जो चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा किसके पास जाएगा? पहला वाला। पहला क्या है? करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो अशोक के फूल हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है, ये करेक्ट है। अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या गलत है उसको देख लेते हैं। जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है ये कहानीकार नहीं है, ये एक क्या है? आलोचक हैं। क्या है? आलोचक हैं। जो राम कुमार वर्मा है ये क्या है? एकांकीकार है। क्या है? एकांकीकार हैं। त्रिवेणी दोस्तों बात करें, त्रिवेणी है रामचंद्र शुक्ल जी की रचना तो है, लेकिन ये नाटक नहीं है। ये नाटक नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जी की जो त्रिवेणी है ये नाटक नहीं है, ये क्या है? आलोचना है। क्या है? आलोचना है। इसलिए कथन भी क्या हो गया था? गलत हो गया था। ये कथन भी आपका गलत हो गया था। जो है चौथा पॉइंट, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी नहीं। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसलिए ये भी कथन क्या हो गया? आपका गलत हो गया था, है ना। तो इसलिए से आप करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो गया अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। आइए अपने हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? आपको इसमें बताना है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं राहुल संस्कृत्यायन। कौन है? राहुल संस्कृत्यायन जी इसके लेखक हैं। किसके? घुमक्कड़ शास्त्र के। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है ठूठा आम किसकी रचना है? जो ठूठा आम रचना है ये किस लेखक की रचना है? तो ये है भगवत शरण उपाध्याय जी की। किसकी है? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती जी। कौन है? जयप्रकाश भारती जी इसके लेखक हैं। और ये आपके क्लास 10th का चैप्टर भी है। कौन सा? पानी में चंदा चांद पर आदमी वाला, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? जो अंजलि काव्य है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं राम कुमार वर्मा जी। कौन है? राम कुमार वर्मा जी इसके लेखक हैं। किसके? अंजलि काव्य की रचयिता हैं। अब बढ़ते हैं अपने छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरी घास पर क्षण भर
के लेखक कौन है? जो हरी घास की छड़ पर ये कृति है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अज्ञे जी। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो वीर गाथा काल है इसका आपके इसकी कवि बताना है आपको। वीर गाथा काल के कवि को बताना है। तो वीर गाथा काल के कवि हैं चंद्र बरदाई। कौन है? चंद्र बरदाई जी इसके कवि हैं। और जो भूषण और केशव हैं, भूषण और केशव हैं रीतिकाल के कवि हैं। और घनंद है भक्ति काल कवि। किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। तो बच्चा कौन? चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई किस काल के कवि हैं? वीर गाथा काल के। किस काल के हैं? वीर गाथा काल के। अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? अगला क्वेश्चन हमारा है कि परशुराम प्रतीक्षा के लेखक कौन है? जो परशुराम प्रतीक्षा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हास्य रस का स्थायी भाव बताना है आपको। हास्य रस का स्थायी भाव बताना है। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। क्या होता है? हास होता है। अब बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन का कह रहा है कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो उपमा अलंकार है इसके कितने अंग होते हैं? तो इसके अंग होते हैं 4। कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। जो पहला अंग है वो क्या है? उपमेय। क्या है? उपमेय। पहला अंग है उपमेय। और सेकेंड के अंग की बात करें तो वो हो जाएगा उपमान। क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। और तीसरा जो आप शब्द है वह क्या है? वाचक शब्द। क्या है? वाचक शब्द है। और बात करें हम चौथे की तो चौथा है साधारण धर्म। क्या है? साधारण धर्म है। ये आपके 4 क्या है? शब्द हैं। 4 अंग है। पहला कौन सा है? उपमेय है। दूसरा उपमान है। तीसरा वाचक शब्द है। और चौथा क्या है? साधारण धर्म है। अगर उपमेय की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या होता है? जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसको हम बोलते हैं उपमेय। उपमान क्या होता है? जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसको उपमान बोलते हैं। वाचक शब्द क्या होता है? जो यहाँ पर तुलनात्मक शब्द होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाचक शब्द। और चौथा क्या है? साधारण धर्म। क्या है? साधारण धर्म। इसमें साधारण धर्म क्या होता है दोस्तों? जो गुण दोनों में कॉमन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? साधारण धर्म बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की आप समझ लीजिए, चांद सा मुख। चांद सा मुख। चांद सा मुख कोमल। क्या कर दे यहाँ पे? कोमल। चांद सा मुख कोमल। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जो तुलना की जा रही है किससे तुलना की जा रही है? सॉरी पहले आप देख लेते हैं किसकी तुलना की जा रही है? मुख की तुलना की जा रही है। किस वस्तु से की जाती है? तो यहाँ पर चांद से की जा रही है। तो जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं उपमेय। जिस वस्तु से तुलना करते हैं उसको बोला जाता है उपमान। और यहाँ पे जो कंपेयर वाला शब्द होता है, जैसे यहाँ पे सा है ना, सा सी से, ये क्या होते हैं? वाचक शब्द होते हैं। और जो क्वालिटी दोनों में समान होती है, चांद भी कोमल है और मुख भी कोमल है, तो वो सब क्या बोलते हैं? हम लोग साधारण धर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण धर्म। इस तरह से जो उपमा अलंकार इसके कितने अंग हो गए? 4 अंग हो गए। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं? रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 4 मात्राएं। कितनी मात्राएं होती हैं? 4 मात्राएं होती हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि शताब्दी में कौन सा समास है? शताब्दी में कौन सा समास है? और दोस्तों क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि जो आपका इससे पहले का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ इसमें केवल टोटल 4 समास पूछे जाते थे। लेकिन जो सन 2023 का एग्जाम पैटर्न है इसके अनुसार 30% सिलेबस कम हुआ है। जब 30% सिलेबस कम हुआ है तो उसके अनुसार से आपका 2 समास कट गया है। कौन कौन सा? बहुव्रीहि समास कट गया है और कर्मधारय समास कट गया है। तो बच गया आपका 2 समास। कौन कौन सा? एक द्विगु समास बचा है और एक द्वंद्व समास बचा है। तो इसमें से आपको बताना है कि जो शताब्दी है इसमें से कौन सा समास बनेगा। तो शताब्दी दोस्तों यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यहाँ से संख्यात्मक भाव निकल रहा है। शताब्दी यानी 100। तो किस समास में संख्यात्मक भाव आता है? किस समास में आता है? द्विगु समास। किस में आता है? द्विगु समास में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि रात का तत्सम शब्द क्या होगा? रात का तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा रात्रि। क्या हो जाएगा? रात्रि इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बादल का पर्यायवाची होगा। बादल का पर्यायवाची क्या होगा? तो बादल का जो पर्यायवाची हो जाएगा इसमें हो जाएगा वारिध। क्या हो जाएगा? वारिध हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गुरुवा देश में कौन सा संधि है? गुरुवा देश में कौन सा संधि है? इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है
इसके पहले जो एग्जाम होते थे इसमें वृद्धि संधि और यण संधि दोनों पूछता था, लेकिन इसमें क्या हुआ, जो देश का जो एग्जाम पैटर्न है इसमें ये वृद्धि संधि भी क्या कर दिया, हटा दिया। तो बच्चा एक कौन सा, यण संधि। केवल आपसे यण संधि एग्जाम में पूछेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यण संधि। क्या हो जाएगा, यण संधि क्या है, गुरुवादेश। अगर आप वैसे भी देखें तो गुरुवादेश, गुरु प्लस क्या हो जाएगा, आदेश, यानी क्या हो जाएगा, गुरुवादेश। कौन संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों क्या है कि प्रत्याउपकार, प्रत्याउपकार में कौन सी संधि है, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार, यानी छोटी ई प्लस छोटा ऊ, ये मिल क्या हो जाएगा, या बनाएगा, क्या बनाएगा, या बनाएगा, क्या बना जाएगा, छोटा यू बना दिया ना। तो इसमें ये किस संधि में होता है, यण संधि में। किस में होता है, यण संधि में ये नियम लगता है, कौन सा, प्रति प्लस उपकार। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर, मधुसु शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है। जो मधुसु शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है आपको ये बताना है, और कौन सा वचन है। तो इसमें आप बात करें दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जाएगा किसके पास, बी के पास जाएगा, यानी ये सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि संसार का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। जो संसार है, संसार का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, दुनिया भी संसार का पर्यायवाची है, विश्व भी संसार का पर्यायवाची है, भूमंडल भी, मतलब कि भूमंडल भी संसार के पर्यायवाची है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन संसार का पर्यायवाची दुनिया भी है, विश्व भी और भूमंडल भी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हंस धातु, जो हंस धातु है इसमें आपको बताना है कि हंस धातु का लोट लकार बताना है, प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा शब्द आय बनेगा। जो हंस धातु है दोस्तों, ये लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, तो ये हो जाएगा हसतु। क्या बन जाएगा, हसतु। लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन बचेगा, हसतु बनेगा। क्या बनेगा, हसतु बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पठ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा। जो पठ धातु है लोट लकार में मध्यम पुरुष और एक वचन में कौन सा शब्द बनेगा, तो ये बनेगा आप पठ। क्या बन जाएगा, पठ बन जाएगा। इस तरह दोस्तों हम लोग खंड का को, जो हमारा खंड आ था उसको कंप्लीट कर लिए हैं। बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हो गया है। आपका यहाँ पे 20 नंबर तक बहुविकल्पी समाप्त होता है। अब जो नंबर आएगा किसका, व्याख्यात्मक प्रश्न, यानी हमको लिखने का आएगा। आइए देख लेते हैं अगला। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है पहला, खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ये जो गद्यांश है इस पर आधारित आपके 3 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न का आपको उत्तर देना रहेगा। और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, यानी कितना हो जाएगा, 3 × 2 यानी 6 नंबर का आपका गद्यांश आया है। तो इसको आइए पढ़ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। यह नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता आ रहा है और कभी कभी मूर्त होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, जिसने अमरत्व की स्मृति दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया है। उसके बाद दोस्तों इसकी बात क्या है कि वह अमरत्व सत्य और अहिंसा, वह अमरत्व सत्य और अहिंसा का जो केवल इसी देश के लिए नहीं आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो दोस्तों इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको अपना जो सिलेबस है इसकी स्टोरी आपको पढ़नी पड़ेगी और बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका जो गद्यांश उठाया है आपके ही बुक का बीच पार्ट से उठा लिया है। आपको इसमें बताना है कि ये चैप्टर ये गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है ना। क्योंकि अगर आपको संदर्भ लिखना है तो संदर्भ लिखने के लिए आपको ये चैप्टर पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है और इस चैप्टर के राइटर कौन है, आपको इतना पता होना चाहिए। दोस्तों ये जो चैप्टर लिया गया है ये लिया गया है भारतीय संस्कृति से। कहाँ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति से ये गद्यांश लिया गया है। और भारतीय संस्कृति के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके लेखक हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसका संदर्भ लिखना है, क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे आप, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के
कहाँ से लिया गया है? भारतीय संस्कृति से उद्धृत हैं और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके लेखक हैं। इतना क्या हो गया? इतना हो गया आपका गद्यांश। क्या हो गया? गद्यांश हो गया। और इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है? इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। क्या करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। आप पे एग्जाम में क्या जाएगा दोस्तों, कहीं कहीं पर रेखांकित कर देगा, आपको उसकी व्याख्या करने का दे देगा। इसके बाद दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहे। तीसरा क्वेश्चन क्या दोस्तों कि लेखक ने इस गद्यांश के माध्यम से क्या उद्देश्य दिया है। तो इसमें उद्देश्य क्या दिया आपको, जब इसको अच्छे से पढ़ोगे आप लोग तो इसका जो मेन उद्देश्य रहेगा आपको पता चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें अथवा करके दिया है। अथवा करके क्या दिया इसको देख लेते हैं। मित्र केवल उसे नहीं कहते हैं जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न करें, जिससे अपने छोटे छोटे काम को निकालते जाएं, भीतर भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होने चाहिए, जिस पर पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिससे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। इसके बाद दोस्तों क्या है कि मित्रता के लिए, इसके बाद क्या है कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही के रुचि को हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। ये दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। इसमें दोस्तों आपको इसका संदर्भ लिखना है और इसकी व्याख्या करना है। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए, आपको इसका आंसर देना है। और चाहे आप इसके पहले का जो गद्यांश था, चाहे आप इसको करिए चाहे इसको करिए, दोनों में आपको क्या मिलेगा? 6 नंबर ही मिलेगा। इसके बाद दोस्तों इसको ये किस चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि आपको यहाँ पर संदर्भ देना है। तो ये चैप्टर लिया गया है मित्रता से। कहाँ से लिया गया है? क्योंकि यहाँ बहुत सारी मित्रताओं की बात की जा रही थी, है ना। यहाँ पे मित्रता आया था, यहाँ मित्र आया है। ठीक इस तरह से ये किस चैप्टर से लिया गया है? मित्रता से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके राइटर हैं। तो आप इसका गद्यांश कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से उद्धृत हैं और इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस तरह से आप इसका आंसर दे देंगे। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न का आपको उत्तर देना है और इसके लिए भी आपको कितने नंबर मिलेगा? इसके लिए आपको मिलेगा 6 नंबर। कितना मिलेगा? 6 नंबर, क्योंकि इसमें भी आपका 3 क्वेश्चन है। आपको ये गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश पढ़ने के बाद आपको इसका 3 जो क्वेश्चन दिया उसका आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि उपयुक्त पद्यांश पर का संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। गोपियाँ क्या योजना बना रही आपको ये भी बताना है। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है किस चैप्टर से लिया गया है आपको हम बता दे रहे हैं। तो ये चैप्टर लिया है दोस्तों पद से। कहाँ से लिया गया है? पद से लिया गया है। और पद के लेखक कौन है? सूरदास जी हैं। और दोस्तों आपको एक ट्रिक बताते हैं। अगर सूरदास जी का जो पद है आपको पहचानने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि सूरदास जी जो अपना पद लिखते हैं उसमें अपना नाम जरूर छोड़ते हैं। जिससे यहाँ देखिए इन्होंने अपना नाम छोड़ दिया है ना, लास्ट की पंक्तियों में अपना नाम जरूर छोड़ते हैं। तो इस तरह से अगर आपको सूरदास का नाम दिख जाता है तो आप समझ जाइएगा वो किस चैप्टर से लिया गया है? पद से लिया गया है। और इसके राइटर कौन हो जाएंगे? सूरदास जी इसके राइटर हो जाएंगे। तो अगर आपको इसका संदर्भ लिखना है, क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड की, कहाँ से लिया गया? काव्य खंड के पद नामक चैप्टर से या पद नामक पाठ से उद्धृत है। और इसके लेखक कौन है? सूरदास जी इसके लेखक हैं। और दोस्तों इसकी आपको व्याख्या करना रहेगा। और इसमें जो आपको क्वेश्चन अगला रहेगा कि गोपियाँ क्या योजना बना रही है, आपको इसका भी आंसर देना रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अथवा करके दे दिया है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरि दुति होई। आपको इसका पद्यांश बताना है और इसकी व्याख्या करनी है और बिहारी जी की किससे अपनी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं, आपको इसका आंसर देना है। तो इसका ये किस चैप्टर से लिया गया है? ये चैप्टर आप यहाँ देखिए क्या लिया है? बिहारी जी, है ना। तो यहाँ पर राइटर नाम दे दिया है पहले से बिहारी। तो बिहारी किस चैप्टर के लेखक हैं? भक्ति के। किसके हैं? भक्ति के नामक चैप्टर के क्या हैं? ये लेखक हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो
आपका ये पद्यांश है, ये पद्यांश लिया गया है कहाँ से, भक्ति नामक चैप्टर से लिया गया है। और इसके राइटर कौन है, इसके राइटर हो जाएगा बिहारी लाल जी, इसके राइटर हो जाएंगे। तो आपको पद्यांश लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के भक्ति नामक पाठ से उद्धृत है। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं बिहारी लाल जी, इसके लेखक हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कर अनुवाद करना है। इसमें आपको संदर्भ लिखना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, और हिंदी अनुवाद करने के लिए आपको कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। इस तरह से टोटल कितना हो जाएगा, 5 नंबर। कितना हो जाएगा, 5 नंबर। आपको इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको इसका संदर्भ बताना है। संदर्भ आप कैसे बता पाएंगे, जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो आपको चैप्टर का नाम याद रखना है संस्कृत का, कि ये चैप्टर किस लिया है। तो ये दोस्तों चैप्टर लिया गया है वाराणसी से, कहाँ से लिया गया है, वाराणसी से चैप्टर लिया गया है। सॉरी दोस्तों, ये चैप्टर लिया गया दोस्तों एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा शिक्षा केंद्र स्थलम अस्ति, यानी जिसमें दोस्तों वाराणसी में क्या है, वाराणसी में भारत की संस्कृति का वर्णन किया गया है। तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये चैप्टर लिया गया है वाराणसी से। तो आपको क्या करना है, अगर संदर्भ इसका लिखना है तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत, ये गद्यांश से कहानी है ना, इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। आपको इतना लिखना है बस। तो ये क्या होगा, आपका संदर्भ हो गया, जिसके आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। और अगर आप इसकी हिंदी निकाल लेंगे तो इसकी हिंदी के लिए आपको कितना मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। इस तरह से टोटल कितना हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं इसका अथवा करके दिया है। अथवा करके क्या दिया है कि संवेदी समा ऐसा कर्म विराम संस्कृति। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर लिया गया है कहाँ से, ये चैप्टर लिया गया है भारतीय संस्कृति से। कहाँ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति से ये चैप्टर लिया गया है। और इसका भी अगर आप वो वाला गद्यांश नहीं करते हैं, अगर आप ये वाला गद्यांश करते हैं तो इसके लिए भी आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के कहाँ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये जो पद्यांश है आपको यहाँ पे एक दिया है, यहाँ पे एक दिया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। अभी तक तो गद्यांश आया था संस्कृत का, अब इस सेशन के अंतर्गत आया है आपका पद्यांश आया है। इस स्लाइड में क्या आया है, पद्यांश आया है। संदर्भ के लिए आपका 2 नंबर मिलेगा और इसका हिंदी अनुवाद करने के लिए कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर इसका हिंदी अनुवाद करने के लिए मिलेगा। तो इसमें पहला क्या है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये किस चैप्टर से लिया गया है दोस्तों, ये लिया गया है भारतीय संस्कृति से लिया गया है। अगर हम इसका पद्यांश और इसका संदर्भ बताना है तो कैसे करेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड काव्य के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। सेकेंड वाला कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है जीवन सूत्राणी से। कहाँ से लिया गया है, जीवन सूत्राणी से ये वाला लिया गया है। तो इसका संदर्भ आप लोग ऐसे ही लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यानी आपको क्या करना है कि प्रत्येक जो खंड काव्य है इसमें 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको एक का आंसर देना रहेगा और जिसमें से आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेगा। इस तरह टोटल कितना नंबर हो जाएगा, 3 नंबर आपको मिलेगा। तो इसमें से जो स्टूडेंट जिस जिले से रिलेटेड हैं, जिस जिला से बिलोंग करते हैं, उस जिले से रिलेटेड अपना क्या कर देंगे, खंड काव्य लिख लेंगे, है ना। ज्योति जवाहर है, मुक्ति दूत है और अग्र पूजा है। अग्र पूजा प्रयागराज के लिए है। मेवाड़ मुकुट है, जय सुभाष है। इसके अलावा कौन सा है, इसके अलावा है कर्मवीर भरत है और कौन है, तुमुल है और कौन है दोस्तों, कर्ण है ना। तो इस तरह से आपके क्या था, खंड काव्य था। आपको अपने जिले के अनुसार क्या करना है, चूज करके उसका आपको आंसर दे देना है। अब जब बढ़ते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की ओर। 6वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, को दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखनी है आपको। अगर आप उनका जीवन परिचय लिखेंगे तो इसके लिए आपको मिलेगा 3 नंबर और रचना लिखने के लिए एक रचना लिखेंगे तो आपको इसके लिए मिलेगा 2 नंबर। इस तरह से टोटल कितना हो गया, 5 नंबर आपका ये जीवन परिचय आता है। तो इसमें कौन कौन सा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको इसमें से किसी एक का लिखना रहेगा। और
आपको बता दें दोस्तों, मैं इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे इस चैनल पर जाकर देख लीजिए, नहीं तो मैंने इसकी लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अब देख लेते हैं, ये तो गद्य के लिए हो गया, अब पद्य के लिए भी आएगा। इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलेगा, चाहे तुलसीदास के लिखिए, चाहे रामनाथ त्रिपाठी जी के लिखिए, चाहे श्याम नारायण पांडे जी के लिखिए, किसी भी लेखक का लिखिए, आपको मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर मिलेगा। 3 नंबर जीवन परिचय लिखने के लिए और एक नंबर 2 नंबर मिलेगा उनकी एक रचना लिखने के लिए। 7वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 7वां क्वेश्चन है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र पे न आया हो। आपको दोस्तों क्या करना है कि आप एक श्लोक यहाँ पे लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र पे न आया हो। जैसे यहाँ पे एक श्लोक आया था ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे निरामया ना, तो ये आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ चुका है, आपके पेपर में आ चुका है। आपको इसके अलावा जो याद रहेगा उसको आपको लिखना है। इसलिए दोस्तों आप क्या करिए कि कम से कम 3 श्लोक याद करिए, कम से कम 3 श्लोक याद करिए, क्योंकि अगर दो श्लोक आपके पेपर में आ जाता है, तीसरा वाला आप लिख दीजिए। इससे टोटल आप कितना श्लोक याद करिए? 3 श्लोक याद करिए। अगला क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है संस्कृत का। आपको संस्कृत में क्वेश्चन दिया है, आपको इसका आंसर देना है। तो आपको इसमें से कोई 2 प्रश्न का सॉल्व करना है और प्रत्येक 2 प्रश्न सॉल्व करना है। एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, इसलिए टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितने नंबर मिल जाएगा आपको? 4 नंबर मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है कि वाराणसी किमर्थ प्रसिद्ध है। ये जो वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध थी? तो वाराणसी विद्या, दर्शन, साहित्य, धर्म, कला, शिल्पार्थ, अभूवत इत्यादि प्रसिद्ध है ना। वाराणसी विद्या, दर्शन, साहित्य, धर्म, कला, जो शिल्पार्थ है प्रसिद्ध है, अभूवत इसलिए कहते हैं प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अलेछेंद्र का आसित। अलेछेंद्र का आसित, अलेछेंद्र कौन था? तो अलेछेंद्र यवन राजा आसित, यानी अलेछेंद्र यवन राज का था, यवन राज था, है ना, राजा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि नागरिका किमर्थ लज्जिता अभवत। जो नागरिक है किस कारण से लज्जित हो गया? तो नागरिका हम स्वपराजयन लज्जिता अभवत, नागरिक अपने पराजय से क्या हुआ? लज्जित हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? चंद्रशेखर से का आसित। चंद्रशेखर कौन था? तो चंद्रशेखर से एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित। चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि इसमें से आपको किसी एक विषय पर क्या लिखना है? निबंध लिखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये केवल आपका एक प्रश्न ही 9 नंबर का आएगा। कितने नंबर मिलेंगे आपको? 9 नंबर का मिलेगा। और दोस्तों मान लो अगर आपको इस क्वेश्चन के 9 नंबर मिल रहे हैं तो कम से कम आप 2 या 3 पेज से कम निबंध मत लिखिएगा, क्योंकि ये कितने नंबर की बात है? 9 नंबर की बात है। तो आप 2, 3 या 3-4 पेज कर सकते हैं। 3-4 पेज से कम क्या करिएगा? निबंध मत लिखिएगा, है ना। 9 नंबर की बात है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको चाहे कंप्यूटर शिक्षा पे लिखिए, चाहे पर्यावरण प्रदूषण पे लिखिए, चाहे विज्ञान या अभिशाप वरदान पे लिखिए। उसके बाद क्या है? परहित सही सरिस धर्म नहीं भाई, इस टॉपिक पर आप लिखिए। तो दोस्तों आप क्या करिए, जिस टॉपिक पर आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज हो, जिसको आपको अच्छी तरह पता हो, उसी पर लिखिए। क्योंकि अगर आप इसके अलावा कोई दूसरे टॉपिक पर लिखेंगे तो आप उतना उस एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे। इसलिए जिस पर आपको अच्छा नॉलेज होगा आप उसी पर लिखिएगा। तो दोस्तों आपका ये मॉडल पेपर यहीं समाप्त होता है, यहीं पर समाप्त होता है। आप क्या करिए कि इसको लगाइएगा अच्छे से, बार बार रिपीट करिएगा, आपको कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहीं पर आज का ये सेशन समाप्त होता है। मेरा ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।